बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स मतलब ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज़ ऑसिलेशन। बेटा ये हमने 9th में ये जो डेफिनेशन थी इसे वाइब्रेटिव मोशन के वाइब्रेटिव मोशन की डेफिनेशन को पढ़ा था। ये वाइब्रेटिव मोशन ही है, लेकिन इसकी एक स्पेशल काइंड को आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका जो फर्स्ट एग्जांपल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करेगी, आपको ये बताएगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। वो है मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। मतलब किसी एक मैस की वो मोशन जो कि किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और वो जो स्प्रिंग है वो किसी रिजिड बॉडी के साथ अटैच्ड है, फिक्स्ड है एक पॉइंट पे। लेट्स स्टार्ट बेटा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल कहना बेटा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मोशन होगी वो हॉरिजॉन्टली मोशन है। एक पॉइंट के इर्द गिर्द एक किसी मैस की मोशन को हम मैस स्प्रिंग सिस्टम बोल देते हैं, जिसमें स्प्रिंग अटैच्ड होता है। ज़रा पहले डायग्राम्स को देख लें एक दफ़ा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। और अगर बेटा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगा। और अगर किसी जगह पे आपको सही समझ नहीं आती है, किसी जगह पे हमारी आवाज़ क्लियर नहीं होती है, तो आप कंसर्निंग टीचर को कह सकते हैं। आप अपने एडमिन को कहें कि वो आपको बताएं अगर कहीं भी आपको इशू हो, तो बेटा हम आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। चलें बेटा, लेट्स स्टार्ट। यहाँ एक स्प्रिंग है बेटा, ये स्प्रिंग किसी एक फिक्स रिजिड प्लेस के साथ यहाँ पे फिक्स है, और इसके दूसरे एंड पे हमने किसी मैस को फिक्स किया हुआ है। अच्छा बेटा, मैस इस वक्त जिस पोजीशन पे पड़ा है, जहाँ पे कोई भी फोर्स अभी एप्लीकेबल नहीं है, वो रेस्ट की हालत में है, वो उस मुकाम को हम ओ का नाम दे रहे हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में है। इस ओ पॉइंट से थोड़ा पीछे बी और ए वाले पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम अगली डायग्राम में डिस्कस करते हैं। पहले हम पहली डायग्राम को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बेटा एक स्प्रिंग जो कि फ़िक्स है किसी रिजिड जगह के साथ, और उसके दूसरे एंड पे हमने क्या किसी मैस को बांधा हुआ है। यहाँ पे बेटा फोर्स 0 है, नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे x भी 0 है। मतलब x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है बेटा। ये x क्या आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है कि इस तरफ को, मतलब ये राइट साइड की तरफ जो इसकी डायरेक्शन की तरफ जब ये मूवमेंट करेगा तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट को तय करेगा। ये x डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है बेटा। f हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फोर्स अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो f इज़ इक्वल टू 0 है बेटा। ये जो a है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, o जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, b भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। हमने स्टार्ट में पढ़ा टू एंड फ्रो मोशन, तो बेटा टू एंड फ्रो को हमने वाइब्रेटिव मोशन पढ़ा हुआ है 9th में। उसमें हमने ये कहा था कि जब किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द कोई चीज़ मूव करना शुरू कर देती है तो उसे हम वाइब्रेटिव मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी की एक जो स्पेशल एक काइंड है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा बेटा, सेकंड डायग्राम की तरफ ज़रा आओ। बेटा हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तय करवा दिया इसका। जैसे ही हमने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को तय करवाया, अब आपको पता है कि स्प्रिंग की एक अपनी फोर्स होती है। स्प्रिंग उस मैस को अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश करेगा। ये एरो का निशान आपको इस चीज़ को शो करवा रहा है, मतलब स्प्रिंग लेफ़्ट तरफ उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ दोबारा स्प्रिंग आना चाहता है, अपनी असली हालत में स्प्रिंग दोबारा आना चाहता है, लेकिन हमने उसे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले गया। अब बेटा इस बात के पॉइंट को आपने याद रखना है कि इस वक्त फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, मतलब जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, जो फोर्स है फोर्स उसको ऑपोजिटली डायरेक्शन की तरफ खींच रही है। दैट्स मीन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट को बेटा हम प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। फिर बेटा क्या होगा बेटा, ये जो मैस है ये मैस वापस आना चाहेगा अपनी ओ की पोजीशन की तरफ। जैसे ही ये अपनी ओ की पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, तो बेटा जब ए से ओ की तरफ आ रहा था मैस स्प्रिंग की फ़ोर्स की वजह से, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फ़ोर्स पैदा हो गई थी,
मतलब मैस उसकी स्प्रिंग में एक फ़ोर्स पैदा हो गई थी जो कि उसे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ ले गई। मतलब वो ओ पर आया लेकिन ओ से पीछे की तरफ कंप्रेस हुआ कुछ और उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। ये डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स उसे दोबारा फिर आगे की तरफ धकेला। ये बेटा ए पे जाएगा, ए से ओ पे आएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, बी से फिर ओ की तरफ आएगा, ओ से फिर ए की तरफ। ये इस तरह मोशन कंटिन्यू रहेगी जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। होप सो बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन थी उसकी आपको समझ आई होगी। अगर बेटा इस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने ज़रूर क्वेश्चन करना है। अब ज़रा बेटा रीडिंग के साथ हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाए। ये मैथमेटिकली टर्म है, ये मैं आपको साथ साथ कोशिश करूँगा कि ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा आपको समझाता जाऊँ। अगर आपको इशू होगा बेटा तो ये मैं आपको रिटन फॉर्म में अलहदा से दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपने मुझे बताना है कि क्या आपको समझ नहीं आई। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर बेटा मैं सेपरेट से रजिस्टर या किसी और तरह से कोई आपको एनिमेशन बना के सेंड कर दूँगा। बेटा वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट of horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in the length x of the spring. F is equal to minus kx. बेटा अभी ऊपर कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या कहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है। अच्छा बेटा डायरेक्ट मैं ज़रा देखिए अभी ग्राफिकली थोड़ा सा आपको बता दूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा सिंबल होता है इस तरह, ये वाला। हम जब ग्राफिक इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम के लेते हैं। के जब हम इसको इक्वल टू में बदलते हैं तो हम के लेते हैं। यहाँ पे बेटा वही चीज़ आ गई। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? एक्स के, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या आ गया बेटा? के और इक्वल टू का साइन आ गया। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा बेटा अब माइनस, ये माइनस क्या है इसको भी ज़रा समझ लो। अभी बेटा जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने वर्ड कहा था ऑपोजिट डायरेक्शन, कि मतलब फोर्स बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इस तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को तय हो रहा है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ। बेटा फोर्स के करस्पॉन्डेंस पे जो फासला तय हो रहा था वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ तय हो रहा था, इस वजह से बेटा हमने माइनस का साइन यूज़ किया। अच्छा बेटा एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे सेकंड वाली डायग्राम में देखा था, डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है बेटा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन को तय हो रहा था। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखो, where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is the constant called the spring constant. Define as k is equal to f over x minus f over x. अच्छा अब ये f over x क्या हुआ ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई, लेकिन फिर भी बेटा ये हुआ कुछ यूँ कि ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, लेकिन x नहीं माइनस x हमने इधर से उठा के इस तरफ को शिफ्ट कर दिया। इधर बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये बन गया k इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स बन गया बेटा। द वैल्यू ऑफ k इज़ मेजर्ड टू अ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ k एंड द सॉफ्ट स्प्रिंग हैव द स्मॉल वैल्यू ऑफ k। बेटा k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये बेसिकली अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, हम सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हमारी आम जुबान में कहते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये चीज़ होती है कि अगर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड की मिकदार बढ़ेगी तो राइट हैंड साइड की भी मिकदार बढ़ेगी। मतलब अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाले की मिकदार में एक चीज़ को ऐड करूँगा तो वही एक मुझे किस साइड पे ऐड करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड वाली में भी एक ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो एक और एक की तब्दीली थी ये कांस्टेंट वैल्यू थी, मतलब दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही थी। इस वजह से बेटा इक्वल टू और के आ जाता है कि जैसे जैसे मैं अगर सपोज यहीं पे एग्जांपल ली जाए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे जैसे बेटा मैं फोर्स को बढ़ा, फोर्स में एक एक चीज़ वन न्यूटन ऐड करता जा रहा हूँ, इसी तरह बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट में भी वन वैसे वैसे ऐड करना पड़ेगा।
तो बेटा यहाँ पे बेटा जो है वो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, मतलब जैसे जैसे हम स्प्रिंग को स्टिफ करते जाएंगे, हार्ड करते जाएंगे, सख्त वाला स्प्रिंग इस्तेमाल करते जाएंगे, वैसे वैसे बेटा के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम सॉफ्ट स्प्रिंग इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे के की वैल्यू कम होती जाएगी। बेटा हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है जिसमें हमने कहा था F इज़ इक्वल टू एम ए। अब हमने बेटा क्या किया, हमने F की जगह पे, यहाँ पे इस F की जगह पे यहाँ पे आके एम ए को पुट कर दिया, तो हमारा बन गया K इज़ इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, अब हमने कुछ इस तरह किया, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि ये जो x था ये इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया kx, और बेटा इधर हमारे पास इक्वल टू में रह गया एम ए, सिर्फ एम ए रह गया, एम ए इज़ इक्वल टू के एक्स बन गया। फिर बेटा हमने एक्सेलरेशन को अलहदा करना था, तो हमने क्या किया, मैस को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे m इसके नीचे आ गया। बेटा क्योंकि माइनस का साइन x के साथ आ रहा है तो माइनस का साइन इस तरफ आ जाएगा, तो ये k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया, k इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। बेटा ऊपर हम ये चीज़ डिफ़ाइन करके गए हैं, क्या हम बता के गए हैं बेटा, हम बता के गए हैं कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, के जो है वो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग की स्टिफनेस। अब बेटा मैस जो होता है, जैसे जैसे आप मैस को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे स्प्रिंग स्टिफ होता जाएगा, जैसे जैसे आप मैस को कम करते जाएंगे मैस की तब्दीली के साथ साथ स्टिफनेस और सॉफ्टनेस उसमें आती जाएगी। तो बेटा ये के ओवर एम जो है ये टोटल हमारे पास बेटा कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हम क्या करते हैं बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे इक्वल टू पुट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं के और इक्वल टू के साइन की जगह पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स की। तो बेटा के ओवर एम क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से के ओवर एम टोटली यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। होप से बेटा यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट मीन्स that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is example of simple harmonic motion. बेटा कहने का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन जैसे जैसे आप फासले में तब्दीली लाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी तब्दील होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएंगे वैसे वैसे उसके एक्सेलरेशन में भी तब्दीली आती जाएगी। एक्सेलरेशन बेटा होता है चेंज इन वेलोसिटी में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा। हिंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक बेटा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल को पढ़ लिया है, मोशन ऑफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग। आगे देखिए बेटा, अब वो नेगेटिव वाला साइन जो था उसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे। द नेगेटिव साइन means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass. होप सो बेटा इसे मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। because the spring force always act towards the mean position, it is sometime called the restoring force. बेटा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था restoring force को पहले भी, इसे हम restoring force कह देते हैं। ज़रा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे से लर्न करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है अक्सर ही। a restoring force always pushes और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट तब तक मोशन करता रहेगा जब तक उसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रिस्टोरिंग फोर्स कम होते 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 एटलीस्ट आपका ऑब्जेक्ट दोबारा फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है और वो रुक जाता है। जैसे अगर हम किसी पेंडुलम को किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके छोड़ दें, फिर वो क्या करता है, वो अपनी ए पोजीशन से ओ की तरफ आता है, ओ से फिर वो बी की तरफ जाता है, फिर हल्का नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे होता होता झूलता झूलता एंड पे उसकी रिस्टोरिंग फोर्स सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा फिर अपनी मेन पोजीशन पे साकिन हो जाता है।
नीचे बेटा बेसिकली अगर मैं पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा बेटा। ये वही स्प्रिंग की वो जो मैं ओ से ए तक और ए से ओ तक वाली बात करता रहा हूँ, मैं ज़रा सिर्फ बातों में ही आपको बता देता हूँ। अगर आप मुझे दोबारा कोई बच्चा मुझे कह देगा कि उसे समझ नहीं आई और ये आप मुझे हमें पढ़ाएँ, तो बेटा मैं इसको दोबारा पढ़ा भी दूँगा, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम इसी को ज़रा क्लोज़ कर देते हैं। बेटा होता यूँ है कि जैसे ही हमने स्प्रिंग को किसी पोजीशन की तरफ खींचा, ये जैसे आपको यहाँ पे लाइट सा नज़र आ रही है डायग्राम, यहाँ पे ये वाली। बेटा जब मैंने इसे किसी पोजीशन की तरफ खींचा तो इसमें रिस्टोरिंग फ़ोर्स पैदा होगी। रिस्टोरिंग फ़ोर्स क्या करेगी, हर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन की तरफ दोबारा आना चाहता है। ये यहाँ से दोबारा फिर अपनी ओ वाली पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी जो इसे मजबूर करेगी कि ये अगली अपनी आगे की तरफ जाए। यहाँ पे बेटा जाएगा या इसकी तरफ आएगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस से फिर अब रिस्टोरिंग फोर्स इसमें पैदा हो गई है, ये फिर इस तरह झूलना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ए से ओ की तरफ आएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, बी से फिर ओ की तरफ आएगा, ओ से फिर ए की तरफ जाएगा, और ये मामला कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक इसकी रिस्टोरिंग फोर्स तमाम की तमाम ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी ये बेटा बन जाएगा, ये दोबारा फिर अपनी मेन पोजीशन पे साकिन हो जाएगा। बेटा यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। The process is repeated and the mass continue to oscillate back and forth about the mean position O. Such motion of a mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. The time period T of the simple harmonic motion of mass m attached to the spring is given by the following equation. बेटा ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने बड़े अच्छे से लर्न करना है, ये वाला। इसमें बेटा टाइम पीरियड का एक कॉन्सेप्ट आया, ये हम तीसरे या चौथे लेक्चर में बेटा डिटेल से हमारे पास एक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसको जब पढ़ेंगे तो मैं डिटेल कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि वो टाइम जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगेगा, मतलब ओ से कोई चीज़ ए तक आई, ए से फिर वो चीज़ आ गई हमारे पास ओ के पास, और ओ से वो बी के पास चली गई। इस टाइम को पूरे का पूरा जो मतलब इस तरह एक पूरा साइकिल जहाँ से चला था वहीं पे आके जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे वन टाइम पीरियड। इस टाइम में इस प्रोसेस में जितना टाइम कंज्यूम होगा उसे हम वन टाइम पीरियड बोलेंगे। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये बेटा इक्वेशन है, ये हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है, आपने याद करनी है। होप सो बेटा आपको समझ आई होगी इसकी। अगर आपको बेटा कोई कन्फ्यूजन होगी आप मुझे बता देंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।